राज्य कैबिनेट ने 200 बिजली मुफ्त योजना पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी। जवानों के लिए क्षतिपूर्ति योजना स्वीकृत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से किया मुलाकात और संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। असम के सीएम का भी आज रांची दौरा। देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 21 मोबाइल, 27 सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद। हजारीबाग से 4 अफीम तस्कर पकड़ाए। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला। जमशेदपुर में अखिल भारतीय दिव्यांग चेस चैंपियनशिप संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जो पहले आपके क्राइटेरिया 125 यूनिट तक के लिए थे, वही क्राइटेरिया आपके 125 से बढ़ा करके आपको 200 यूनिट तक का आपको सब्सिडी, जो अभी किसी और सब्सिडी को कर्टेल करने की बात नहीं है, लेकिन जो आपका 125 यूनिट तक जो फ्री मिलता था, अब आपको 200 यूनिट जो है वो आपको मुफ्त मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी स्वीकृति दी। राज्य में कुल 33,44,247 लाभुक परिवारों को राज्य योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है और जिसके तहत इन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार को दी जाती है निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए, और इस राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया गया है। देवघर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को भी मंजूरी प्रदान की गई। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से रांची के सहजानंद चौक के नजदीक एवं जज कॉलोनी के नजदीक तक 4 लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य मंत्रिपरिषद ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद जवानों और गृह रक्षकों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की भी स्वीकृति दी। मुठभेड़ के दौरान शहीद हताहत होने पर क्षतिपूर्ति राशि 60 लाख रुपए, कर्तव्य के दौरान जख्मी होने के केस में इलाज का संपूर्ण खर्च, घायल पुलिसकर्मियों के जीवन रक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का भी खर्च उपलब्ध कराया जाएगा यदि आवश्यक हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए मृत पदाधिकारी कर्मी के 2 आश्रित बच्चे जो अगले 5 वर्षों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, उनके शिक्षण शुल्क हेतु 5 लाख एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने 6ठा और 5वां वेतनमान ले रहे राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता की दरों में 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की। विधायक स्टीफन मरांडी की योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में सहमति बनी। इनके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कल देर शाम प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन के घटक दल पूरी तरह एकजुट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत पर रिहा होने से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। और जब ये आम चुनाव भी हुआ, हम लोग उन्हीं का नाम से ही हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए
जब भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आगा और मजबूत होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि राज्य में कानून का शासन कहीं नहीं दिखता, विधि व्यवस्था बेहद खराब है, जिससे आम लोग परेशान हैं। राज्य सरकार जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में भी विफल साबित हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री आज रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अभी देखो, जब डीएसपी सुरक्षित नहीं, उसके गले से चेन छीन ली जा रही है। रोजाना एवरीडे क्राइम बढ़ रहा है, तो आम आदमी परेशान है। तो आम आदमी तो अब आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, तब जाके सुशासन की हम बात करेंगे। किसी क्षेत्र में चले जाओ झारखंड के अंदर, चाहे बिजली की व्यवस्था, राजधानी के अंदर लोड शेड 5-5, 6-6 घंटे, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली एक दुर्लभ चीज हो गई है, ट्रांसफार्मर मिलता नहीं, तो परेशान है लोग। और जिसके कारण आप देखना, इस बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत लेकर इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन की मजबूती के लिए लगातार प्रयास है। इस सिलसिले में आज रांची में विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में मैराथन बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री आरोप पत्र, घोषणा पत्र समिति और महिला तथा युवा मोर्चा की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे पार्टी के जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से रांची में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ को ज्ञापन सौंपकर राजमहल विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाता का नाम कथित तौर पर मतदाता सूची से हटाए जाने और विशेष समुदाय वाले मतदान केंद्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की वृद्धि जैसे विषय से अवगत कराते हुए सुधार करने का आग्रह किया। इधर कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय हो गई है। रांची में आज पार्टी की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान रांची लोकसभा चुनाव परिणामों के विशेष रूप से चुनाव परिणाम समीक्षा समिति द्वारा मंथन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचु करेंगे। यूजीसी ने नई परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच यूजीसी नेट की परीक्षा होगी। 2 अन्य परीक्षा तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। इसमें एनसीईटी 2024, ज्वाइंट सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट परीक्षा शामिल है। यूजीसी नेट परीक्षा की 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी, तो वहीं सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। हालांकि एनटीए ने इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव भी किया है। परीक्षा इस साल ऑनलाइन कराई जाएंगी और ये दोनों परीक्षाएं भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान में लेक्चरशिप और रिसर्च फेलोशिप चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल बीती 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में हिट एंड रन से जुड़े मामलों के भी प्रावधान किए गए हैं। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट एंड रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है। भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया है।
इधर 3 नए कानूनों के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए लोहरदगा में गहन कानूनी जागरूकता शिविर की शुरुआत हुई है, जो महीने भर चलेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे ने इस सिलसिले में स्थानीय MB-DAV पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। डालसा अध्यक्ष ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के गठन के उद्देश्य से भी बच्चों को अवगत कराया। इधर राज्य में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सुलहनीय मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिससे आम लोगों को सरल और सुलभ तरीके से जल्द न्याय मिलता है। रेल पटरियों की चिकनाहट को कम करने के लिए धनबाद रेल मंडल ECR जोन को रेल ग्राइंडिंग मशीन उपलब्ध कराया गया है। रेल पटरियों में चिकनाहट बढ़ जाने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में ये मशीन रेल पटरियों को खुरदरा बनाकर नव जीवन बनाने का काम करती है। धनबाद रेल मंडल ECR जोन को रेल ग्राइंडिंग मशीन उपलब्ध कराया गया है। ये मशीन पटरियों को खुरदरा बनाने का काम करती है। धनबाद रेल मंडल के सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी शुभम पटेल ने बताया कि रेल ट्रैक पर लगातार ट्रेनों का परिचालन होने से पटरी की उत्तरी सतह पर चिकनाहट जम जाती है, जिससे ट्रेनों का पहिया सही तरीके से ट्रैक पर दौड़ नहीं पाता है। फिसलन बढ़ जाने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में ये मशीन पटरियों को नव जीवन देती है। सरफेस फ्लॉ है वो एलिमिनेट हो सके और रेल फ्रैक्चर्स को कम किया जा सके, और ये रेल व्हील इंटरेक्शन जो होता है उसको बेटर करती है। इसी के लिए ये मशीन है। लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य की इस रेल ग्राइंडिंग मशीन में कुल 8 कोच हैं, जिसमें 4 ग्रेडिंग यूनिट, 2 कैटरिंग, 1 ऑपरेशन और 1 वाटर कोच शामिल है। इसमें लगे वाटर टैंक की क्षमता 55,000 लीटर है। मशीन में लगे पानी के स्प्रे ट्रैक को ग्रेडिंग करती है। पानी के लिए इसमें एक पूरा कोच लगा हुआ है जो कि पानी को उसमें स्प्रे करते जाता है। पूरा एक कोच है, बेसिकली 8 कोच है इसमें। 4 ग्राइंडिंग यूनिट है, 2 कैंपिंग कोच है, 1 आगे ऑपरेशनल यूनिट है हमारा, और 1 इसमें वाटर कोच है। ट्रैकों पर चिकनाहट को कम करने के लिए लाई गई ये मशीन करीब 1 घंटे में 20 किलोमीटर की सीधी लाइन को ग्रेडिंग करने का काम करती है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देवघर नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के निर्देश पर साइबर DSP राजा मित्रा के नेतृत्व में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 16 साइबर अपराधी धर दबोचे गए। इनके पास से 21 मोबाइल, 27 सिम, 1 ATM कार्ड बरामद हुआ है। इसके अलावा कुल 10 प्रतिबिंब सिम भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रतिबिंब ऐप की शुरुआत के बाद अब तक देवघर में 504 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हजारीबाग में पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 3 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से पुलिस ने 9,700 नगद रुपए और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। रांची रेल मंडल के मूरी हटिया तथा मूरी कोटशिला रेलखंड में विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हटिया वर्धमान मेमो एक्सप्रेस ट्रेन आज रद्द रहेगी। इसके अलावा ये ट्रेन 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15 और 18 जुलाई को भी नहीं चलेगी। वहीं हटिया खड़गपुर मेमो एक्सप्रेस भी आज के अलावा कुछ खास तिथियों पर रद्द रहेंगी। हटिया टाटानगर एक्सप्रेस भी आज के अलावा कुछ अन्य दिनों में रद्द रहेगी। रांची बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर ट्रेन 3, 6, 8 और 10 जुलाई को रद्द रहेगी। आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस और टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन कुछ खास तारीखों पर परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इधर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली सिकंदराबाद, हैदराबाद, रक्सौल, सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन और भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन वाया रांची के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। रांची रेल मंडल के 11 रेलकर्मी सेवानिवृत्त हो गए। इनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित कर और उन्हें सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त भुगतान किया गया। इस दौरान रांची रेल मंडल के सहायक कार्मिक अधिकारी आलोक कुमार राय, सहायक मंडल लेखा अधिकारी राउत कलोंडिया और अन्य अधिकारियों ने जीवन की दूसरी पारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।
2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूटों से पवित्र गुफा के लिए पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से तीर्थयात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, बारबाडोस। T20 विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी अब तक उम्दा प्रदर्शन किया है। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजेय रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की, जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहाँ टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहाँ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया। सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। जमशेदपुर में टाटा स्टील स्पेशली एबल्ड चेस चैंपियनशिप का चौथा संस्करण कल संपन्न हो गया।
जमशेदपुर की स्थानीय जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग शतरंज प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। 5 वर्गों में आयोजित इस टूर्नामेंट में 16 राज्यों के 68 खिलाड़ियों ने शतरंज के दांव पेच में अपनी प्रतिभा दिखाई। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई। श्री चौधरी ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि दिव्यांगों के लिए साल में एक नेशनल इवेंट कराया जाए। मुझे खुशी है कि चेस के साथ टाटा स्टील का बहुत पुराना संबंध रहा है। 1986 ऑनवर्ड्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है टाटा स्टील और चेस का इंडिया में। उसके अलावा यूरोप में भी हमारा चेस के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है जो कि बहुत पुराना है। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि ये 68 पार्टिसिपेंट्स आए 16 स्टेट से एंड स्पेशली एबल्ड। इनका जज्बा जो है उसको हम सलाम करते हैं और खुशी इस चीज़ की भी है कि टाटा स्टील इनकी जर्नी में कुछ पार्टिसिपेट कर पा रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला चेस एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन में ऑल इंडिया चेस संगठन समेत अन्य लोगों का भरपूर सहयोग मिला। टाटा स्टील को भी हम बहुत अच्छा बोलेंगे जो ऐसा मैनेज करती है। 50 लाख रुपया करीब खर्चा करके ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं और जमशेदपुर का भी इन्वॉल्वमेंट खेल के लिए बहुत अच्छा है। लौह नगरी जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन निश्चित रूप से काफी सार्थक रहा। ये आयोजन संदेश दे गया कि हालात चाहे जो हों, संघर्ष जारी रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पलामू पुलिस लाइन में पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पलामू, लातेहार और गढ़वा के पुलिस खिलाड़ियों द्वारा मौके पर आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। सभी टीम कैप्टन को शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर डीआईजी गढ़वा और पलामू के एसपी और प्रमंडल के सभी सीडीपीओ भी मौजूद रहे। पलामू क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन हुआ है। 28 तारीख से 30 तारीख तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। ये क्षेत्रीय लेवल की खेलकूद प्रतियोगिता है। इसमें हर तरह के खेल होंगे, वॉलीबॉल, रनिंग और बास्केटबॉल वगैरह सब खेले हैं इसके अंदर। और ये टीम स्पिरिट के साथ तीनों जिले की टीम खेलें, यही मेरी कामना है। और 30 तारीख का इसका फिर हम लोग समापन करेंगे। जिस तरह से प्रतिभागी हैं, मैंने उनको बोला है कि आप लोग पूरा जोर लगा के इसमें खेलिए ताकि स्टेट लेवल पे भी आपका नाम हो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य के शेष हिस्सों में भी पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज, कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट ने 200 बिजली मुफ्त योजना पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी, जवानों के लिए क्षतिपूर्ति योजना स्वीकृत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से किया मुलाकात और संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। असम के सीएम का भी आज रांची दौरा। देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 21 मोबाइल, 27 सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद। हजारीबाग से 4 अफीम तस्कर पकड़ाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला। जमशेदपुर में अखिल भारतीय दिव्यांग चेस चैंपियनशिप संपन्न।